हाँ, आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद है। आओ, जिसे हम अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते। बिल्कुल। तो आज हम मुख्य रूप से 3 विशेष प्रकार के रसायनों पर बात कर रहे हैं: अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब इससे पहले कि ऐसा लगे कि हम किसी बहुत ही नीरस और मुश्किल केमिस्ट्री क्लास में वापस जा रहे हैं, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इस गहन चर्चा का मिशन बिल्कुल अलग है। एकदम सही कहा। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो रसायन विज्ञान का एक काफी विस्तृत और तकनीकी पाठ है, लेकिन आज का हमारा लक्ष्य है इन सभी जटिल यौगिकों और इनके काम करने के तरीकों को रोजमर्रा की अत्यंत सरल भाषा में डिकोड करना। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, केवल वो विज्ञान जो हमारी दुनिया को चला रहा है। क्योंकि इस विषय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये प्रयोगशालाओं की 4 दीवारों से बाहर निकलकर सीधे हमारे जीवन से जुड़ता है। हाँ, अगर हम इस जानकारी को डिकोड करें तो बिना किसी विज्ञान पृष्ठभूमि के भी ये समझना आसान हो जाता है कि ये रसायन केवल कुछ मुश्किल नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे भौतिक अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं कल इसके नोट्स पढ़ रहा था तो एक बहुत ही रोचक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। हाँ। अगर कोई बिना कागज के जीवन के बारे में सोचे तो वो कैसा होगा? कोई किताबें नहीं होंगी। हाँ, कोई किताबें नहीं, कोई चेकबुक नहीं, मुद्रा नोट नहीं और पत्रिकाओं की खूबसूरत तस्वीरें भी नहीं। रोजमर्रा की ये सभी चीजें, जैसे कि कागज, सूती कपड़े जो हम पहनते हैं, और यहाँ तक कि हमारी सुबह की चाय में घुलने वाली चीनी भी एक खास समूह वाले यौगिकों से बनी है, जिसे हम AHOH या हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। बिल्कुल। और लकड़ी के फर्नीचर को चमकाने वाली जो स्पिरिट होती है, वो भी मुख्य रूप से इथेनॉल ही है, जो कि एक प्रकार का अल्कोहल है। ये सोचना सच में हैरान करता है कि एक ही रासायनिक समूह इतनी अलग अलग चीजों में मौजूद है। प्रकृति का ये डिजाइन बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशाली है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने किसी साधारण ढांचे में बस एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जोड़ा जुड़ जाने से, जिसे हाइड्रोक्सिल या OH समूह कहा जाता है, पूरी दुनिया का भौतिक स्वरूप ही बदल जाता है। केवल कुछ परमाणुओं यानी एटम्स के जुड़ने या हटने से। हाँ, बस कुछ एटम्स के जुड़ने या हटने मात्र से एक साधारण सी गैस या तरल पदार्थ बदलकर एक जीवन रक्षक दवा बन सकता है, लकड़ी को चमकाने वाला पेंट बन सकता है, या फिर वो सूती धागा बन सकता है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड कितनी बारीकी से काम करता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि प्रकृति कैसे इन बुनियादी ईंटों का उपयोग करके इतनी विविधता पैदा करती है। तो चलिए रसायन विज्ञान की इस वर्णमाला को थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। आखिर ये सब चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं, बुनियादी रूप से हैं क्या? अगर आम भाषा में कहें तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने साधारण यौगिक। बिल्कुल। अब अगर इस हाइड्रोकार्बन के ढांचे से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसकी जगह वो OH समूह चिपका दिया जाए, तो अल्कोहल या फिनोल का जन्म होता है। लेकिन स्रोत में इन दोनों के बीच एक काफी स्पष्ट अंतर बताया गया है। वो अंतर इनके बुनियादी ढांचे में छिपा है। इसे स्पष्ट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये नया OH समूह वास्तव में कहाँ जुड़ रहा है। कार्बन के परमाणु जो अलग अलग आकार बना सकते हैं। हाँ, अगर कार्बन के परमाणु एक सीधी रेखा या चेन में जुड़े हैं, जिसे रसायन विज्ञान की भाषा में एलिफैटिक चेन कहते हैं, और हमारा OH समूह इस सीधी चेन से जुड़ता है, तो जो यौगिक बनता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। और दूसरा आकार? दूसरी तरफ कार्बन के परमाणु एक गोल घेरे या रिंग का आकार भी बना सकते हैं। इस विशेष रिंग को एरोमेटिक या बेंजीन रिंग कहा जाता है। जब OH समूह इस गोल रिंग से जुड़ता है तो हम उसे फिनॉल कहते हैं। दोनों में ही हाइड्रोक्सिल समूह मौजूद है, लेकिन उनका आधार उन्हें अलग पहचान देता है। एकदम सही। एक में सीधी चेन और दूसरे में गोल रिंग, यही उन्हें पूरी तरह से अलग पहचान और अलग गुण देता है। ये कुछ ऐसा हुआ कि एक ही इंसान अगर फॉर्मल कपड़ों में ऑफिस में बैठा है तो उसकी भूमिका कुछ और है, और अगर वही इंसान ट्रैक सूट पहनकर जिम में है तो उसकी पहचान और काम करने का तरीका अलग हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। आधार बदलने से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इन सब के बीच ईथर कहाँ फिट बैठता है? ईथर की संरचना अल्कोहल और फिनॉल से कैसे अलग है? ईथर की संरचना थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। अल्कोहल और फिनॉल में हमने देखा कि एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन साथ मिलकर जोड़ रहे थे। ईथर के मामले में ऑक्सीजन अकेला एक पुल का काम करता है। एक पुल? हाँ, यदि किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दिया जाए
और वो ऑक्सीजन दोनों तरफ से कार्बन की चेन से जुड़ जाए तो वो ईथर बन जाता है, जिसे एल्कोक्सी समूह कहते हैं ना। हाँ, OH समूह। इसे एक नदी पर बने पुल की तरह देखा जा सकता है, जहां नदी के दोनों किनारों पर कार्बन की श्रृंखलाएं हैं और बीच में ऑक्सीजन का एक अकेला परमाणु उन दोनों किनारों को जोड़ रहा है। ऑक्सीजन का पुल, ये छवि दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से बैठ जाती है। अब जब हम इन रसायनों को वर्गीकृत करने की बात करते हैं तो रिसर्च माध्यम में मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक जैसे शब्द आते हैं। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी जरूर लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत सीधा है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि किसी यौगिक में कितने OH समूह जुड़े हुए हैं। ग्रीक भाषा में मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3 होता है। बिल्कुल। इसलिए अगर केवल एक OH समूह है तो वो मोनोहाइड्रिक है, 2 हैं तो डाईहाइड्रिक और 3 है तो ट्राईहाइड्रिक। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति के पास 1, 2 या 3 बैग हों। वैसे ही इन यौगिकों में OH समूहों की संख्या के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। बहुत ही सरल तरीका है ये याद रखने का। ये तो हुई संख्या की बात, लेकिन स्रोत सामग्री में कार्बन परमाणुओं की मित्रता या उनके आपस में जुड़े होने के तरीके के आधार पर भी एक वर्गीकरण दिया गया है। हाँ, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा पेचीदा लग रहा था मुझे। इस कॉन्सेप्ट को समझना असल में काफी सीधा है अगर हम उस मुख्य कार्बन पर ध्यान केंद्रित करें जिससे हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है। उस मुख्य कार्बन को एक व्यक्ति मान लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि वो मुख्य कार्बन सीधे तौर पर कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अगर वो मुख्य कार्बन सीधे केवल एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। और अगर वो 2 से जुड़ा हो? अगर वो मुख्य कार्बन सीधे 2 अलग-अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, जैसे कोई अपने दोनों हाथों से 2 अलग-अलग लोगों का हाथ पकड़े हो, तो वो सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका मतलब टर्शरी या 3 डिग्री अल्कोहल वो होगा जहां मुख्य कार्बन सीधे 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ हो। एकदम सही समझे। मुख्य कार्बन कितने अन्य कार्बनों से सीधे जुड़ा है, बस यही बात तय करती है कि उसका वर्गीकरण क्या होगा। ये वर्गीकरण आगे चलकर बहुत काम आता है क्योंकि ये तय करता है कि ये रसायन दूसरी चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ, ये उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का आधार है। ये तो हुई इनकी बनावट की बात, लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह है तापमान के प्रति इनका बर्ताव। स्रोत में उबलने के तापमान यानी बॉइलिंग पॉइंट को लेकर एक बहुत ही अजीब बात कही गई है। वो कौन सी? यही कि समान आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन या ईथर की तुलना में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 अलग-अलग तरल पदार्थ हैं जिनका वजन या द्रव्यमान बिल्कुल एक बराबर है, फिर भी अल्कोहल को उबलने और गैस में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा या गर्मी की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब अणुओं के आपस में जुड़े रहने के तरीके में छिपा है। जब कोई तरल पदार्थ उबलता है और गैस में बदलता है, तो असल में उसके अणु एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। गैस बनने के लिए उन्हें आजाद होना पड़ता है। बिल्कुल। रसायन विज्ञान में एक प्रक्रिया होती है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अल्कोहल के मामले में एक अणु का ऑक्सीजन दूसरे अणु के हाइड्रोजन की तरफ बहुत मजबूती से आकर्षित होता है। तो वे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अल्कोहल के अणु एक दूसरे का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। इस मजबूत पकड़ या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इन्हें गैस में बदलने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एकदम सही। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोकार्बन या ईथर के अणुओं के बीच ये मजबूत दोस्ती या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वे आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए वे कम तापमान पर ही उबलने लगते हैं। हाँ, और इसी हाथ पकड़ने वाली खासियत से एक और रोजमर्रा की बात समझ में आती है, पानी में घुलनशीलता। अक्सर हम देखते हैं कि तेल पानी में नहीं घुलता और ऊपर तैरने लगता है, लेकिन अल्कोहल और ईथर पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। पानी में घुलने की यह प्रक्रिया भी उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही परिणाम है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, जिसका मतलब है कि पानी के हर अणु में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। बिल्कुल। जब अल्कोहल को पानी में डाला जाता है तो अल्कोहल के अणु न केवल आपस में
बल्कि पानी के अणुओं के साथ भी उसी तरह के मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगते हैं। विज्ञान का एक बहुत ही सामान्य नियम है कि जो चीजें एक जैसी प्रवृत्तियां रखती हैं वे आपस में आसानी से मिल जाती हैं। क्योंकि अल्कोहल और पानी दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है, वे एक दूसरे के अणुओं का हाथ पकड़ लेते हैं और पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यह जानकारी उन सभी छोटी छोटी चीजों को स्पष्ट करती है जो हम अपने आसपास देखते हैं। सच में रसायन विज्ञान हर लगा है। अब अगर हम इनके रासायनिक बर्ताव की ओर बढ़ें तो स्रोत में अल्कोहल के एक बहुत ही दिलचस्प दोहरे चरित्र का उल्लेख है। हाँ, वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वाला हिस्सा। नोट्स बताते हैं कि अल्कोहल बहुत बहुमुखी होते हैं और वे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम कर सकते हैं। बिना इन भारी शब्दों में उलझे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अल्कोहल के पास रासायनिक प्रतिक्रिया करने के दो अलग-अलग तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे किस चीज के संपर्क में आ रहे हैं। इस दोहरे चरित्र को उनके बॉन्ड्स के टूटने के तरीके से समझा जा सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा, अल्कोहल में एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाँ, जब अल्कोहल किसी अन्य रसायन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। कुछ परिस्थितियों में वह अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ देता है, और कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों में वह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ देता है। बिल्कुल, यह लचीलापन अल्कोहल को रसायन विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमुखी खिलाड़ी बनाता है। वह एक ही तरीके से रिएक्ट करने के लिए मजबूर नहीं है। ये तो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलने वाली बात हो गई। लेकिन जब हम फिनॉल और अल्कोहल की अम्लीयता यानी एसिडिटी की तुलना करते हैं तो कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अम्लीयता नापने का पैमाना, जिसे pKa मान कहते हैं। हाँ, स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि pK का मान जितना कम होगा, रसायन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। अब आंकड़ों पर गौर करें तो फिनॉल का pK मान 10.0 है, जबकि इथेनॉल जो एक आम अल्कोहल है उसका pK 15.9 है। इन आंकड़ों का सीधा सा अर्थ ये है कि फिनॉल किसी भी आम अल्कोहल की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय होता है। पर दोनों में OH समूह है, फिर ये अंतर क्यों? यहाँ रेजोनेंस नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट काम करता है। रेजोनेंस? हाँ, कोई रसायन अम्लीय तब कहलाता है जब वो आसानी से अपना एक हाइड्रोजन आयन छोड़ दे। जब फिनॉल अपना वो हाइड्रोजन छोड़ देता है तो ऑक्सीजन के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिससे उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस अवस्था को फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। बिल्कुल। अब याद करें कि फिनॉल में एक गोल बेंजीन रिंग होती है। यह रिंग उस नेगेटिव चार्ज को केवल ऑक्सीजन पर नहीं रहने देती, बल्कि उस चार्ज को पूरी रिंग में घुमाकर फैला देती है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अगर किसी एक व्यक्ति के कंधों पर बहुत भारी बोझ डाल दिया जाए तो वो थक कर गिर सकता है। हाँ, वो अस्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी बोझ को 5-6 लोगों के एक समूह के बीच बांट दिया जाए तो हर कोई थोड़ा थोड़ा बोझ उठाएगा और पूरा समूह बिना किसी परेशानी के स्थिर रहेगा। ये तुलना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। बेंजीन रिंग वास्तव में उस नेगेटिव चार्ज के बोझ को अपने सभी कार्बन परमाणुओं के बीच बांट लेती है। इस वजह से वो फिनॉक्साइड आयन बहुत अधिक स्थिर हो जाता है। चूंकि हाइड्रोजन छोड़ने के बाद बनने वाली स्थिति इतनी स्थिर है, फिनॉल खुशी खुशी अपना हाइड्रोजन छोड़ देता है और इसलिए वो ज्यादा अम्लीय होता है। इसके विपरीत सामान्य अल्कोहल में ऐसी कोई रिंग नहीं होती जो चार्ज को बांट सके। इसलिए अल्कोहल अपना हाइड्रोजन आसानी से नहीं छोड़ना चाहता और कम अम्लीय होता है। ये प्रकृति की एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और जब हम फिनॉल के इतिहास और उसके उपयोग पर नजर डालते हैं तो स्रोत में दी गई जानकारी किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं लगती। 19वीं सदी की शुरुआत में फिनॉल को कोल टार से निकाला जाता था। कोल टार वही गाढ़ा काला पदार्थ है जो कोयले से बनता है और जिसका इस्तेमाल पहले सड़कें बनाने और छतों को वाटरप्रूफ करने में होता था। ये सोचना भी अजीब लगता है कि डामर जैसी दिखने वाली चीज से रसायन निकाला जा रहा था। ये विज्ञान के विकास का एक बहुत ही रोचक पहलू है। उसी कोलटार से निकले फिनॉल ने इतिहास में दवाइयों के सफर में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्रोत सामग्री में कोल्बे और राइमर टीमन जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इन अभिक्रियाओं ने रसायन विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में जटिल रसायनों को बदलने और नई चीजें बनाने का रास्ता दिखाया। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। जब हम कोल्बे अभिक्रिया की बात करते हैं तो इस विशेष रासायनिक प्रक्रिया के जरिए फिनॉल के ढांचे में कुछ बदलाव किए जाते हैं।
जिससे सैलिसिलिक एसिड नामक एक नया रसायन बनता है। और ये सैलिसिलिक एसिड कोई मामूली रसायन नहीं है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली आम दर्द निवारक दवा एस्पिरिन का मुख्य आधार है। इतिहास में लोग दर्द कम करने के लिए विलो पेड़ की छाल चबाते थे, क्योंकि उसमें प्राकृतिक रूप से सैलिसिलिक एसिड होता था, लेकिन वो पेट के लिए बहुत कठोर था। कोल्बी अभिक्रिया ने इस रसायन को फिनॉल से भारी मात्रा में बनाने का रास्ता खोला, जिसे बाद में एस्पिरिन में बदल दिया गया। ये रसायन विज्ञान के सबसे सुंदर और प्रभावशाली उदाहरणों में से एक है। एक ऐसा रसायन जो कभी बदबूदार कोल टार से निकाला जाता था, उसमें वैज्ञानिक तरीके से कुछ बदलाव करके उसे दुनिया की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सिरदर्द और हृदय रोगों की दवा में बदल दिया गया। ये इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे प्रयोगशालाओं में होने वाले रासायनिक प्रयोग सीधे तौर पर मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का काम करते हैं। मानव शरीर और रसायनों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रिसर्च के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस का एक ऐसा संगम है जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं मेथनॉल की। इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में इसे लकड़ी को जलाकर निकाला जाता था। औद्योगिक रूप से ये पेंट, वार्निश और अन्य रसायन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि यह इंसानों के लिए अत्यधिक विषैला है। मिथेनॉल की विषाक्तता का स्तर इतना अधिक है कि इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी पीने से इंसान स्थायी रूप से अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अक्सर जो खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई, वो असल में इसी मेथनॉल की मिलावट का नतीजा होती है। जब सस्ती शराब बनाने के लालच में ये अज्ञानतावश पीने वाले इथेनॉल में मेथनॉल मिल जाता है, तो यह शरीर के अंदर एक भयानक तबाही मचाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मेथनॉल शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करता है कि वो इतना घातक बन जाता है। स्रोत सामग्री इसके पीछे के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझाती है। जब मेथनॉल शरीर के अंदर जाता है तो हमारा लिवर उसे प्रोसेस करने की कोशिश करता है। शरीर के भीतर मौजूद एंजाइम्स इस मेथनॉल पर काम करना शुरू करते हैं और उसे मेथनॉल, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, उसमें बदल देते हैं। ये वही फॉर्मेल्डिहाइड है जिसका इस्तेमाल बायोलॉजी लैब्स में मृत जीवों के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। इसके बाद शरीर इसे मेथनोइक एसिड में बदल देता है। ये एसिड शरीर की कोशिकाओं और विशेष रूप से आंखों की संवेदनशील नसों के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होता है। शरीर का अपना ही सिस्टम जो चीजों को पचाने और शरीर से बाहर निकालने के लिए बना है, अनजाने में एक रसायन को एक ऐसे घातक जहर में बदल देता है जो इंसान की जान ले लेता है। शरीर के एंजाइम्स मेथनॉल को उस रूप में बदल देते हैं जो असल में नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिमाग को चकरा देने वाली है वो है इसका इलाज। जब किसी व्यक्ति को मेथनॉल का जहर चढ़ जाता है तो डॉक्टर उसे बचाने के लिए क्या करते हैं? स्रोत में जो मेडिकल क्योर बताया गया है वो विज्ञान के सबसे अजीबोगरीब चमत्कारों में से एक है। मेथनॉल के जहर का इलाज नसों में पतला किया हुआ इथेनॉल देकर किया जाता है। वही इथेनॉल जो पीने वाली आम शराब में पाया जाता है। एक प्रकार के अल्कोहल के जहर को काटने के लिए शरीर में दूसरे प्रकार का अल्कोहल डाला जा रहा है। ये कैसे काम करता है? ये चिकित्सा विज्ञान की बहुत ही गहरी रणनीति है, जिसे कंपेटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। कंपेटिटिव इनहिबिशन? हाँ, इसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझें तो हमारे लिवर में जो एंजाइम्स मेथनॉल को जहर में बदल रहे थे, उन एंजाइम्स की एक खास पसंद होती है। उनकी भी अपनी पसंद होती है? हाँ, बिल्कुल। उन एंजाइम्स को मेथनॉल की तुलना में इथेनॉल पर काम करना ज्यादा पसंद है। उनका इथेनॉल के प्रति आकर्षण बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही मरीज की नसों के जरिए शरीर में भारी मात्रा में इथेनॉल डाला जाता है, वो सारे एंजाइम्स जो मेथनॉल को जहरीले एसिड में बदल रहे थे, वो मेथनॉल को वहीं छोड़ देते हैं। वे तुरंत इथेनॉल की तरफ भागते हैं और उसे प्रोसेस करने में व्यस्त हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी भूखे इंसान के सामने से सूखी रोटी हटाकर उसकी पसंदीदा मिठाई रख दी जाए। बहुत बढ़िया तुलना है। इस प्रक्रिया में होता यह है कि एंजाइम्स पूरी तरह से इथेनॉल में उलझ जाते हैं। अब चूंकि मेथनॉल को जहर में बदलने का काम रुक गया है, वो मेथनॉल खून में अपने मूल रूप में ही घूमता रहता है। और यहीं पर शरीर की किडनी अपना काम करती है। किडनी को उस बिना बदले हुए कम जहरीले मेथनॉल को सीधे यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालने का पर्याप्त समय मिल जाता है। एक रसायन दूसरे रसायन के रास्ते में रुकावट बनकर एंजाइम्स का ध्यान भटकाकर सीधे तौर पर जान बचा लेता है। ये प्रकृति, मानव शरीर और रसायन विज्ञान का एक ऐसा तालमेल है जो किसी भी कहानी से ज्यादा रोमांचक है।
अब चूंकि इथेनॉल का जिक्र इतनी बार हो ही गया है, तो स्रोत में इसके निर्माण की एक बहुत ही पुरानी और प्राकृतिक प्रक्रिया भी बताई गई है। कैसे? अंगूर या गन्ने की चीनी से इथेनॉल बनता है। इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन मानव इतिहास की सबसे पुरानी रासायनिक प्रक्रियाओं में से एक है। या पूरी तरह से सूक्ष्मजीवों, विशेषकर यीस्ट पर निर्भर करती है। यीस्ट के अंदर कुछ खास जैविक एंजाइम होते हैं, जैसे कि इन्वर्टेज और जाइमेज। जब अंगूर पकते हैं तो उनकी सतह पर प्राकृतिक रूप से यीस्ट जमा हो जाता है। जब इन पके हुए अंगूरों को कुचला जाता है तो ये एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। वे अंगूर के अंदर मौजूद प्राकृतिक शर्करा को तोड़ना शुरू करते हैं और एक रासायनिक प्रक्रिया के बाद उस चीनी को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देते हैं। और अगर हम इस इथेनॉल के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो रिसर्च बताती है कि यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीधा असर डालता है। यह एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, जो दिमाग की गतिविधियों को धीमा कर देता है। इसीलिए इसका अत्यधिक सेवन करने के बाद इंसान की निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, प्रतिक्रिया देने का समय धीमा हो जाता है और शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण कम होने लगता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन है जिसे समझने की जरूरत है। जहां एक और इथेनॉल प्रयोगशालाओं में एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, कई जीवन रक्षक दवाओं का हिस्सा है और मेथनॉल पॉइजनिंग जैसी आपातकालीन स्थिति में जान बचाने वाला जहरनाशक है, वहीं दूसरी ओर एक पेय पदार्थ के रूप में इसका अत्यधिक उपयोग मानव शरीर और समाज के लिए बहुत विनाशकारी भी साबित हो सकता है। तो इतने सारे तथ्यों और चमत्कारों से गुजरने के बाद आज की इस जानकारी को समेटते हुए हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमने देखा कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर सिर्फ मोटी-मोटी किताबों में छपे जटिल फॉर्मूले या डरावने नाम नहीं है। ये वो बुनियादी निर्माण खंड है जिनसे हमारी दुनिया बनी है। रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह हमें दिखाती है कि कैसे बुनियादी और अदृश्य चीजें आपस में जुड़कर इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज का निर्माण करती हैं। ये रसायन वो धागे हैं जिनसे हमारे कपड़े बुने जाते हैं, वो कागज है जिस पर हम अपने विचार लिखते हैं, वो एस्पिरिन है जो सिरदर्द से राहत देती है, और वो मेडिकल चमत्कार है जो जहर के प्रभाव को रोककर जीवन दान देते हैं। हमारे चारों ओर की दुनिया और खुद हमारा शरीर एक कभी ना रुकने वाली अद्भुत रासायनिक प्रयोगशाला है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर किया जा सकता है। वो क्या? स्रोत सामग्री से ये पता चला कि हमारा शरीर कैसे एंजाइम्स का उपयोग करके एक रसायन को घातक जहर में बदल देता है, लेकिन एक दूसरे रसायन को प्राथमिकता देकर उसी जहर से जान भी बचा लेता है। सच में ये बहुत ही गहरा विचार है। ये इस बात पर सोचने को विवश करता है कि मानव शरीर के भीतर ऐसे और कितने अविश्वसनीय जीवन रक्षक रासायनिक तंत्र छिपे हो सकते हैं जिनका हम रोजाना उपयोग करते हैं बिना ये जाने कि भीतर कोई जादुई रसायन विज्ञान अपना काम कर रहा है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और विज्ञान के इन चमत्कारों पर हैरान होते रहिए।